भाई विरोध कर रहे हो, तीसरा दिन है, आप हो कहाँ? आपकी राजनीतिक पार्टियां इतनी मजबूत हैं, कार्यकर्ता मजबूत हैं, आप सड़कों पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? कोई आंदोलन नहीं किया? कोई आंदोलन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कि प्रेस पहुंच रही है, प्रेस को पता चला कि ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया, उनके पास पहुंच रही है व्यू लेने या ट्विटर पे डाल रहे हैं, तो उससे काम थोड़ी चलेगा। अब तक देखिए 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के खिलाफ ऑर्डर दिया था और उसके सिर्फ एक मैसेज आया था, भारत बंद। एक मैसेज आया, कोई लीडर का नाम नहीं, कोई कुछ का नाम नहीं। 2 अप्रैल और 2018 को पूरे देश में SC/ST के लोगों ने हाहाकार मचा दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भारत सरकार को तुरंत उस पर ऑर्डिनेंस ला करके और कैबिनेट में पास करवा करके उसको रिइंस्टेट करना पड़ा उस कानून को। तो जनता से बड़ा तो कोई नहीं है ना। 52% हो भाई, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल की शक्ति ज्यादा जागरूक है SC/ST वाले। बिल्कुल। देखिए ये मैं बार बार कहता हूँ, 1990 के बाद जो बाबरी मस्जिद जब 1992 में विध्वंस हुई, उसके बाद से जैसे जो मूवमेंट चले हैं हमारे SC/STs के, चल पहले से रहते लेकिन जिसमें और तेज़ी आई है, बहुजन मूवमेंट चले हैं और ये जो अपने आदिवासी, मूल निवासी, फलानेवासी, ढिकड़ेवासी, ये जो मूवमेंट चले हैं, गली गली में प्रचार हुए हैं, उन प्रचारों की वजह से हमारे SC/ST के पिछले 30 वर्षों में वो ये समझ में आ गया कि भाई भले ही राजनीति किसी के साथ करो, भले ही किसी के संगठन में रहो, मगर इनके साथ उल्टे काम करने नहीं जा रहा। मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं करना है, हमने अपने संविधान को बचाना है, अपने राजनीतिक अधिकार हमारे क्या हैं उनको बचाना है, क्योंकि जनतांत्रिक व्यवस्था में आदमी किसी के साथ भी रह सकता है, मगर अगर वो दल या वो अगर हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर संविधान के खिलाफ हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं तो हम नहीं जा रहे। अब देखो इन्होंने दिल्ली में भी जब दंगे हुए थे तो उस समय अनुसूचित जाति के आदमी नहीं गए, जबकि भारी संख्या में दिल्ली में, अगर वो चले जाते उस दंगे में तो ये दंगा पूरे देश में एक विकराल रूप धारण कर लेता, लेकिन वो नहीं गए, इसलिए 3 दिन में इनको उल्टे पैर भागना पड़ा। वो दंगा खत्म करके इनको भागना पड़ा और पहली बार उस दंगे में कोई अपर कास्ट का किसी भी उसमें, वो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, मगर वो किसी उसमें अपना जीवन बेचारे को खोना पड़ा। तो इसलिए दंगे तो दंगे, वो किसी को देखते नहीं है। तो ये अभी जो अनुसूचित जाति की जो लीडरशिप आई थी, लीडरशिप है, तो उस लीडरशिप ने अपना कंट्रोल किया अपने लोगों को। इस मुद्दे पे भी अभी अनुसूचित जाति के नेता लोग आवाज उठा रहे हैं, आप जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया निकाय चुनाव में, लेकिन जो ओबीसी के नेता वो सामने नहीं आ रहे हैं सर। देखिए वो नहीं आ रहे हैं, और ये देखिए हम तो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा जब SC/ST का एक्ट खत्म हुआ उस समय भी ओबीसी के बड़ा कोई हमारे साथ आए नहीं, कोई शक्ति आई नहीं, और जबकि देखने को मिला कि ओबीसी के लोग कुछ गोलियां भी चला रहे थे हमारे लोग के ऊपर, कुछ उनको दमन कर रहे थे हिंदू बन के, उल्टा उनके मध्य प्रदेश वगैरह में वही ओबीसी के लोग उन्हीं मनुवादियों का हथियार बन के वो हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम भूल गए, हम ये कह रहे हैं कि जो पिछड़े हमारे भाई हैं उसमें भी जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर रह गए हैं उनको उत्थान के लिए इस रिजर्वेशन का रहना जरूरी है। और हम अगर वो आगे आएंगे तो हम जबकि आवाज़ उठा रहे हैं, हमें विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आकर के खड़े होंगे उनके साथ। काउंसलर या चेयरमैन नहीं बन रहे, मेयर नहीं बन रहे। देखिए जब मुझे याद है कि जब मैं उस समय बिल्कुल यंग था, जब 1990 में जब मंडल कमीशन की आग लगी थी और हम भी वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच में अपने लोगों को रोक रहे थे, क्योंकि देखो दुख की बात यह है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, चाहे वो सरकार का उन्होंने जल्दबाजी में किया हो, चाहे प्रचार ना किया हो, लेकिन जो लोग उसको बसे फूंक रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो सारे ओबीसी के, ज़्यादातर ओबीसी के लोग थे जो विरोध कर रहे थे। तो उसमें देखने को मिला, क्योंकि अपने ही अधिकार पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जब उनको समझ आया तो थोड़े शांत हुए, मगर एक व्यापक आंदोलन के बिना अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के कोई ऐसे बड़े आंदोलन चले नहीं। जो पुरानी रिपोर्ट पड़ी थी, जो ठंडे बस्ते में थी, मान्यवर VP सिंह जी ने उठा करके उसको लागू करा कि इस 50% लोगों का भला हो जाए, मगर क्या उन्होंने उसका विरोध किया। मगर आज जिस तरह से, जितनी आसानी के साथ वो कुर्बानियाँ खराब हो रही हैं, जो उनकी पद प्रतिष्ठा बर्बाद हुई है, सर छोटू राम जी की कुर्बानी को ये भूल गए। सर छोटू राम जी ने अपने इन जितने जो अप्रकाश, खास तौर पे जाट भाई हैं, इनकी जमीनें, ये गुलाम थे, ये उनके बनियों के, है ना। हाँ पिछड़े हैं, लेकिन ये जाट भी, ये जितने भी हैं, इनकी जमीनें छुड़वाई, उन्होंने आंदोलन चलाए, उन्होंने सरकार से बोल करके उनके एक प्रतिष्ठा थी, उन्होंने सरकार से मिलके, ब्रिटिश सरकार उनसे जब बोल करके, उन जो लाले बनियों के पास इनकी ज़मीनें गिरवी पड़ी थी पीढ़ियों से, और उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, वो ब्याज ही नहीं ख़त्म होता था, और वो इनकी ज़मीनें होते हुए भी उसमें कमाई को ले जा करके
करके उनको देना पड़ता था, बोझ जोत करके। उसके बावजूद भी ये उन्होंने करा, तो इनको उस बात का भी ध्यान नहीं है। सर छोटू राम भी याद नहीं है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे याद रहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर कैसे याद रहेंगे? इनको जरूरत नहीं है आरक्षण की। मुझे देखिए, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए उनको, और हमें भी SC STs को अब इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो समुदाय रह गए हैं उसमें, उनके साथ मिलकर के हमें इसे ज़ोर शोर से उठाना चाहिए, क्योंकि ये इनका टेस्टिंग की है इन्होंने। पहले मध्य प्रदेश में की थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में की थी, वहाँ पर भी कोई वो नहीं चला, और अब इन्होंने उत्तर प्रदेश में की है। और इसमें मिली भगत है ज़रूर कुछ ना कुछ, क्योंकि है ना, जब एक प्रोसीजर है, उसको एक आयोग बनाना, गठन करना होता है, जो कि आपको सरकार को रिपोर्ट देता है कि इतनी सीटें, ये फलानी सीटें, तो अब कर दिया ना। अब तो चिड़िया चुग गई खोद, अब तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया और हाईकोर्ट ने कहा तुरंत इलेक्शन कराओ, और ये देख लेना कि तुरंत इलेक्शन होंगे और इनकी एक भी सीटें नहीं मिलेंगी। और देखिए इसका खामियाजा है जो अपर मालदार हो गए ना, OBC समाज में जो ये सोच रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, हम तो अब इन्हीं में शामिल हो गए, ऊपर कास्ट में हो गए, हमें मंदिर चाहिए, हमें ये चाहिए, अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पैसे दे के भी, क्योंकि जब जनरल हो जाएंगे ना सीटें, तो जब पैसे दे करके भी इनको टिकट नहीं मिलेंगे, इनको आप क्या सोच रहे हो कि टिकट मिल जाएंगे? और ये जनरल है तो जनरल है, अपने वो 15% तिलक तराजू और तलवार वो अपने लोग ही बिठाएंगे, ये खाली वोटर रह जाएंगे और कार्यकर्ता। भैया आप सेवक जैसे सेवक थे ना, ये उनकी खेती को जोतते थे, बोते थे, उनके घर में फसल ले जाते थे, उनके मवेशी चराते थे, उनके दूध निकाल के उनके घर दूध, चाय, घी ले जाते थे। ये सेवक के रूप में खुद ही सेवक बनना चाहते हैं, तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चराने का समय आ गया फिर दोबारा से, बिल्कुल आ गया है, ये गाय भैंस चराने का वो आ गया। देखो हमारे SC ST के लोग, हमें रिजर्वेशन तो मिला लेकिन वो उस तरह से लागू नहीं हुआ जिस तरह करना चाहिए। हम आज भी बहुमत लोग उसी परंपरागत काम से जुड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देखो मैंने पिछड़ों में ज़्यादातर नेताओं के मुँह से सुना नहीं है कि संविधान बचाना है, जबकि कांग्रेस के जो SC के हमारे वो बने हैं, वो अपने खड़गे जी, उन्होंने तो बनते ही आज तक के ऊपर, वहाँ आज तक पे उनका टीवी चल रहा है, उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, संविधान बचाना, बार बार संविधान की बात करते हैं। SC ST की लीडरशिप बात करती है, मगर पिछड़े किसी भी पार्टी में हो, मगर पिछड़े वर्ग के नेता, मैंने उनसे जोर की नहीं सुना कि संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है। और 2024 में वाकई संविधान खतरे में, ये तो छोटे छोटे टेस्टिंग है। कह रहे हैं अभी पिछड़ों का नंबर है, फिर SC ST का नंबर है अगला। देखो हमारा नंबर तो हमेशा से ही था, हम तो पहले टारगेट पर हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो अब अखिलेश यादव अपने पिछड़ों को संभालो भाई, हम तो अब संभाल लेंगे अपनी लड़ाई, हमें पता है हमें लड़नी है और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। मगर तुम निकल के नहीं आ रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है कहीं जेल ना चले जाओ, कहीं तुम्हारी ये पद प्रतिष्ठा ना छिन जाए, तुम डर रहे हो। और तुम अपने ही लोगों से डर रहे हो कि जो छोटे वो काश्तकार हैं, छोटी जमीन है जिनके पास, तुम्हारे पिछड़ों में से जो भूमिहीन है, जो कमजोर हैं, वो तुम्हारे भाई तुम्हारे बराबर ना आ जाए, तुम अपने आप से डर रहे हो। हमसे तुम्हारा कोई खतरा नहीं है और ना ही हमारी तुम्हारी कोई चुनौती है, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे भाई। तुम अपने गरीब उनकी लड़ो जो आर्थिक और शैक्षणिक कमजोर है। पिछले इससे पहले आज जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश में देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ, वहाँ भी आंदोलन हुआ, अब यूपी में हो गया है, ये तो फिर बढ़ता ही जा रहा लगातार। नहीं देखो उन्होंने धार्मिक रूप से इनको हिंदू बना दिया ना, जो अपर कास्ट थे इनको हिंदू बना, जो अपर ये OBC है, आर्थिक फाइनेंशियली शैक्षणिक रूप से जिनके कारखाने भी हो गए, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, इनको सबको, मगर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 3 काले कानून लाए थे, इन्हीं को ये बांधने के लिए लेकर के आए थे, इन्हीं की जड़ें खोदने के लिए लाए थे, जो कि वो किसान मूवमेंट ने उसको बचाया, पूरे देश के मजदूर और SC ST भी उसके साथ जुड़े थे, ये बार बार उस किसान आंदोलन के साथ, तभी जा करके वो इनकी ज़मीनें बची। मगर इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि आगे खतरा बहुत बड़ा है। 2024 का चुनाव जीतते ही नई संसद में नया संविधान, और उस संविधान में होगा कि BA पास से ज़्यादा कम पढ़ा लिखा आदमी वोट नहीं करेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, उसकी इतनी संपत्ति होनी चाहिए, उसके इतने होने चाहिए। और ये वो भी करेंगे जो पहले था अंग्रेजी राज में, कि जिसकी जितनी प्रॉपर्टी, धन है, संपत्ति है, उसके आधार पे उसको वोट मिलेंगे, उसके उतने वोट होंगे। और जो भूखा नंगा, उनके तो वोट ही नहीं थे, खैर उनके तो वोट ही नहीं थे। कमज़ोर, जो सबसे कमज़ोर होगा आर्थिक, उसको 1 वोट 2 वोट, और जो ज़्यादा जैसे अंबानी और अडानी है, इनको 5-5, 10-10 लाख वोट मिल जाएंगे कि एक बटन दबाएंगे 10 लाख काउंट होंगे। तो ये समझ लो कि फिर इस समय एक ऐसी व्यवस्था नहीं है। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये फैसला, हम कहीं तक भी लड़ेंगे इसके लिए। तो करो, आओ ना सड़क पे, कौन मना कर रहा है तुम्हें? घर में बैठ करके करोगे क्या? आओ ना, अब तक तो आ जाते, 3 दिन हो गए, 52% आबादी सिर्फ अपने घरों के आगे बैठ जाए तो भारत बंद हो जाएगा।
कुछ नहीं करना, कोई लाठी नहीं चलानी, गोली नहीं चलानी, सिर्फ अपने सामने के आगे सड़कों पे बैठ जाओ। इस आबादी के पास तो ट्रैक्टर है, कहाँ है वो ट्रैक्टर? लाओ ना, निकालो, ला करके बाहर करो उन ट्रैक्टरों को जो दिल्ली में चले थे। सिर्फ अपने घरों के बाहर मेन सड़क पे जीटी रोड पे खड़े कर दो ट्रैक्टर। बंद भारत बंद। और उसी दिन में अगले 1 घंटे में देखो भारत की संसद कैबिनेट ऑर्डिनेंस निकाल के तुम्हें दे देगी, ये लो भी तुम्हारा रिजर्वेशन, तुम्हारी सारी चीजें, मगर वो करना नहीं चाहते। कोर्ट ये कह रहा है कि समय नहीं बचा चुनाव का, आप बगैर आरक्षण के चुनाव कराना मजबूर। देखिए सर, बहुत पहले कर ही नहीं सकते ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जब एक चीज है वो और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो लागू है और संविधान में वो, संविधान को एक छोटा सा कोर्ट कैसे, हाई कोर्ट कैसे उसको बाईपास कर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो दिल्ली के चुनाव अभी हुए थे, निगम के चुनाव, ये 1 साल डिले हुए क्योंकि 6 महीने इन्होंने कर दिया कि भाई हम तीनों को एक करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो योगी सरकार क्यों नहीं निकाल दी भाई? तुमने खाली कमीशन तो बना दिया, कोर्ट में हलफनामा दो ना भाई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसके बिना नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर टाइम चाहिए, ठीक है ना? वो उसका हो जाएगा। एक चुनी हुई सरकार है, उसको अधिकार है, आप ऑर्डिनेंस पास करके दे दो, वहाँ पे कौन रोक रहा है? बोल रहे हैं पर ऑर्डिनेंस या कुछ लिखित में नहीं दे रहे ना, कोर्ट में नहीं दे रहे ना। कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हो आप जाकर के? हाई कोर्ट में जाकर के पहली बात उसको, उस पर पुनर्विचार याचिका क्यों नहीं लगा रहे हो? उस पर रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल कर रहे हो? किसी ने रोका है क्या? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? हम कानून के आदमी, हमें पता है। छोटी छोटी बातों पे जब रिव्यू पिटीशन लगा देते हो आप, तो इतना बड़ा मसला तुरंत रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं गई? 1 मिनट में लगाओ। और आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं अभी तक आए? अभी तक आप कह रहे हो। और आपने क्या गलत काम कर दिया कि आपने एकदम से उसके ऑर्डर के बाद एक वो बना दिया, आयोग का गठन कर दिया। क्यों बना दी हुई कमेटी आपने? पहले क्यों नहीं बनाई ये कमेटी? अब उसका रेलिवेंस क्या है? तो ये सिर्फ आई वॉश हैं जो कमज़ोर, इस देश में कमज़ोर, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके हैं, उनके अधिकार को ख़त्म करने की ये साजिश है।